Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. Hello everyone, once again I am Manish Pandey. I am welcoming you all to our official YouTube channel of ISRO Academy. मैं मनीष पांडे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ISRO Academy का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि जो भी रूल्स मैंने बताए थे एडजेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड, जो 4-5 रूल्स बताए थे उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, और आगे क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कुछ और रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में एडजेक्टिव्स पे, और फिर नेक्स्ट सीरीज भी आएगी एडजेक्टिव्स की जब तक कि वो टोटली खत्म ना हो जाए। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है एडजेक्टिव्स का वो रिवॉल्व करेगा कुछ पॉइंट्स के अराउंड जो कि मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपने पिछले क्लास में क्या सीखा है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको साथ में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। जो बच्चे नए हैं, जो नहीं देखें, वो जाएं पिछले वीडियो पे देखें। उन्हीं रूल्स के ऊपर बेस इस पे सवाल है, तब इन सवालों को अटेम्प्ट करें। ठीक है, सो प्लीज हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, here comes the first questions based on adjectives. Rima is the better of the two girls when it comes to voicing her opinion. देखिए ये क्वेश्चन टिपिकल बैंक पीओ रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को इजी से डिफिकल्ट करने के लिए एक स्टेप लिया गया है, खाली ऑप्शंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। अब नीचे के 4 ऑप्शंस जो ए बी सी डी ई है, अगर मैं उन चारों को 5 को हटा दूं तो ऊपर में जो 3 ऑप्शन बचा, अगर सिर्फ इतना ही देके मैं छोड़ देता तो ये एसएससी का सवाल बन जाता। और नीचे मैंने 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस अलग से दे दिए हैं तो वो बैंक पीओ के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन गया। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एसएससी बैंक के क्वेश्चंस में, कंसेप्ट वही होता है, रूल्स वही होते हैं, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा के कॉम्प्लेक्स कर देता है, घुमावदार बना देता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे लिखा है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 3 वगैरह वगैरह। तो पहले हमें अपने आप को ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। अब इसमें रिप्लेसमेंट की अगर जरूरत है बेटा, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट का सवाल में एक ट्रिकरी एक हमेशा काम करती है कि अगर वो रिप्लेसमेंट की जरूरत है कि नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है तभी मैं उसमें रिप्लेसमेंट करूंगा ना, जबरदस्ती का तो रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा। रॉन्ग को राइट किया जा सकता है, राइट को राइट नहीं किया जा सकता। अगर जो चीज पहले से राइट है उसको मैं और राइट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो रॉन्ग है उसको राइट कर सकता हूं। तो पहले ये पता लगाएं कि ये रॉन्ग है कि नहीं। लास्ट वीडियो जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने कंपैरिजन के कुछ रूल्स बताए हैं, एक टिपिकल पैटर्न के बारे में बात किया है जहां पे द का यूज करते हैं और साथ साथ उनको 2 में से एक को बेहतर बताते हैं। ये उसी के ऊपर बेस सवाल है और ये पूछा जा चुका है। ठीक है, रीमा इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, दोनों में से बेहतर है। ठीक, व्हेन इट कम्स टू वॉइसिंग हर ओपिनियन। अब पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने कि आर्टिकल द का यूज करते हैं किसके पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि गुड के बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री, बेटर। ठीक, ये पैटर्न बिल्कुल सही है। फिर उसका और आगे का पैटर्न होना चाहिए ऑफ द 2, यही राइट पैटर्न है, इसी तरीके से इसको लिखा ही जाता है। इसके अलावा अगर यहां से मैं द हटा दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, या फिर मैं यहां द रहने दूं और यहां से मैं द हटा दूं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब कि पैटर्न तो बिल्कुल सही है, रिप्लेसमेंट की जरूरत अभी तो नहीं दिख रही है, तो अब इसको राइट को तो राइट करूंगा नहीं। नीचे ऑप्शंस में देखो क्या लिखा है, इज द बेटर ऑफ 2 गर्ल्स, यहां के ये वाला द गायब कर दिया है। दूसरा ऑप्शन में लिखा है ये यहां से ये वाला द गायब कर दिया है। तो भैया रिप्लेसमेंट की जरूरत है ही नहीं, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लोग नहीं देखे प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, एल्स देयर इज नो यूज ऑफ इट। Question number 2, spot the error. China seems to have calculated that the division of Ladakh and from Jammu and Kashmir that delinks Ladakh from J&K problem allows India a free hand in contesting China's claims in the region. ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक सवाल निकाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन आपको टॉपिक पहले से क्लियर है कि ये एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड सवाल है। अगर एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड सवाल है बेटा, तो अभी तो अपनी बुद्धि लगाओ और सिर्फ एडजेक्टिव्स को ढूंढो कि मैं कहां पर क्या कर सकता हूं। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कंपैरिजन और कंपैरिजन का सेंस होना इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो मैं हमेशा इस्तेमाल क्या करता हूं, कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे मैं लिख दूं हैप्पियर,
ठीक, अब सारे बच्चे यही जानते हैं कि सर अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाए तो वहां दैन लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यहां पे मैंने कहा दैन लगाओ बताओ, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं पहले के मुकाबले अच्छा फील कर रहा हूं, तो कंपैरिजन है नहीं, लेकिन कंपैरिजन का सेंस होना चाहिए। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं। चाइना सीम्स टू हैव कैलकुलेटेड, ऐसा लगता है कि चाइना ने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि गणना कर ली है, दैट द डिवीजन ऑफ लद्दाख फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, की डिवीजन ऑफ लद्दाख, लद्दाख का विभाजन किससे, जम्मू और कश्मीर से, दैट डीलिंक्स लद्दाख, जिसकी वजह से मतलब विभाजन की वजह से लद्दाख अब डीलिंक हो गया, डीलिंक मतलब उससे उसकी कड़ी टूट गई है, किससे, जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था और जम्मू कश्मीर वाली परेशानी का जो हिस्सा था, अब वो परेशानी का हिस्सा नहीं रह गया, जिसके कारण हुआ क्या, अलाउस, अलाउस मतलब मिलता है, मतलब इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है, ठीक, किस चीज का एडवांटेज मिलता है, फ्री हैंड इन कंटेस्टिंग चाइनास क्लेम, इंडिया को एकदम खुली छूट मिल गई है कि वो चाइना से खुल के लड़ सके, ठीक। अब यहां पे देखिए एरर कहां निकल के आ रहा है, FREE फ्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है FREER फ्रीयर, हाँ होती है, बहुत सारे लोग को लगा रहे सर ये तो फ्री फ्रीयर सुना नहीं, बेटा होती है, फ्री फ्रीयर कंपैरेटिव डिग्री होती है। फ्री का मतलब होता है अगर मैं पॉजिटिव बोलूंगा आई एम फ्री, ठीक, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन अगर मैं फ्रीयर का यूज करूंगा तो इसका मतलब पहले के तुलना में ज्यादा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यार मुझे बहुत टेंशन थी लेकिन अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो आई फील फ्रीयर, राइट, क्यों, क्योंकि पहले के तुलना में। अब यहां पे भी सवाल में बेटा देखो तुलना तो हो रही है, चाइना जब लद्दाख का डिवीजन नहीं हुआ था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 के पहले की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख किसका हिस्सा था, जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम का। अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा का प्रॉब्लम का हिस्सा था तो इंडिया को फ्री हैंड नहीं मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको हटा दिया तो इंडिया को क्या मिल गया, फ्री हैंड। कैसे फ्री हैंड, पहले के मुकाबले ज्यादा फ्री हैंड मिल गया, ठीक। तो वहां पे कंपैरिजन हो रहा है ना, सेंस भले ना, मतलब दैन भले ना लिखा हो, लेकिन वहां पे कंपैरिजन का सेंस होना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे होना क्या चाहिए, फ्री और फ्रीयर, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड अगर सवाल आता है तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कंपैरिजन हो रहा होगा तो दो तरीके से होगा, या तो दैन लगाऊंगा या तो टू लगाऊंगा, और तीसरा क्या होगा, वहां पे कंपैरिजन हो भी रहा होगा लेकिन दैन टू कुछ भी नहीं लगा होगा। आपको वहां समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन का सेंस है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा डीप का कंसेप्ट है, याद रखने के ऊपर है आपके, अगर याद रखेंगे तो कभी इसमें गलती नहीं होगी, बार बार वीडियो देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब पिछले वीडियो से है, जो बच्चे अभी बीच से ज्वाइन कर लिए वीडियो वो लोग बता दो पिछले वीडियो का जाके देखो, एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने कुछ डिस्कशन किया हुआ है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी अगर डिस्कस कर रहा हूं तो पूरी चीजें नहीं डिस्कस कर पा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, स्पॉट द एरर एज द रेन गेट्स हैवी। देखो पिछले वाले ही सवाल का थोड़ा सा लिटिल वर्जन है, ठीक, वो थोड़ा हाई लेवल था, ये थोड़ा सा लो लेवल है, लो लेवल में लेकिन कंसेप्ट वही है, कंपैरिजन का सेंस। अब एक बात बताओ, आप किसी कोई क्रिकेट मैच देखने गए हो, क्रिकेट मैच में आप स्टेडियम में बैठे हो, बारिश एकदम हल्की हल्की हो रही है लेकिन इतनी है कि बेरेबल है ना, आप चुप मार के बैठे हो, मैच नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे 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 बारिश क्या हो गई, तेज होने लगी, तब आपने क्या किया, छाता निकाल लिया। अब उस कंपैरिजन के सेंस को समझो, छाता कब निकाला, जब बारिश तेज हो गई। अब यहां पे पहला ही सेंटेंस कह रहा है एज द रेन गेट्स हैवी, राइट, पहले हो रही थी लेकिन अब क्या होगी, ज्यादा तेज होने लगी, तुलना हो रही है ना, पहले के मुकाबले ज्यादा तेज हो गई, तभी ना लोगों ने अम्ब्रेला निकाला। तो कंपैरिजन भले ना हो रहा हो लेकिन कंपैरिजन का सेंस तो है। यहां पे दैन लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अगर मैं यहां पे लिख देता, फॉर एग्जांपल मानो कि मैं यहां पे लिख देता हूं एज द रेन गेट्स हैवी दैन बिफोर, तो आप समझ जाते हैं, अरे सर हैवी का हैवियर कर दूं, तो बेटा मैं दैन नहीं भी लिखा हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप इतना तो दिमाग लगाओ कि वहां पे कंपैरिजन पहले के मुकाबले वाली बात हो रही है कि नहीं, तो होना क्या चाहिए, एज द रेन गेट्स हैवियर द अम्ब्रेलास आर अप एंड पीपल आर कीन। इतना सब कुछ लिखा है सिर्फ आपको घुमाने के लिए। एरर कहां मिला, एकदम छोटी सी चीज में, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से पुराना कंसेप्ट, फर्स्ट वीडियो में, the G7 countries account for 59% of historic global CO2 emissions from 1850 to 2010 and their coal-fired plants emit blank the entire African continent। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। चारों ऑप्शन लिखा है ट्वाइस 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 ट्वाइस। पिछला वीडियो में बताया था जब भी हम लोग डबल, ट्रिपल, ट्वाइस
1 टाइम 2 टाइम, जब भी हम लोग इसका बात करते हैं तो हम लोग कभी भी बिगर बेटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्या था, कोई भी चीज इतना भी बड़ा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी बड़ा ही कहलाएगा, लेकिन जब एग्जैक्टली डबल ट्रिपल होता है तो हम लोग हमेशा वहां एज और एज का यूज करते हैं, ठीक। हालांकि चारों में ट्वाइस लिखा हुआ है तो मतलब ट्वाइस तो राइट होगा, जाएगा ही जाएगा। अब ट्वाइस के बाद मुझे क्या देखना है, एक में लिखा है मोर, मोर किसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, मच की, मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन, ट्वाइस एज मोर CO2 एज दोज ऑफ, ठीक। फिर से एज और एज के बीच में मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव नहीं, मोर लगा है, खत्म हो गया। तीसरा, ट्वाइस एज मेनी CO2 एज दोज ऑफ, और चौथा है ट्वाइस एज मच CO2, ठीक। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसी के ऊपर है, मच और मेनी के ऊपर भी। तो अभी बेसिक चीज बता देता हूं कि मच और मेनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मच हमेशा अनकाउंटेबल चीजों के साथ लगता है और मेनी काउंटेबल चीजों के साथ। अब आपके कमरे में कितना धुआं है, अगर कोई साइंस वाला बच्चा होगा तो बोलेगा हाँ सर इसको मैं नाप सकता हूं, इंस्ट्रूमेंट है नप जाएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसको काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखते, वो अनकाउंटेबल है, ठीक। मुझे पंखे से हवा लग रही है, मुझे 4 हवा लग रही है, 10 हवा लग रही है, मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता, ठीक। मुझे काफी हवा लग रही है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो यहां पर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, भाई CO2 अनकाउंटेबल चीज है, इसलिए क्या लगाएंगे, मच के साथ। तो ट्वाइस एज मच CO2 एज दोज ऑफ, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन। नाउ पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड इज येट टू फेस अ डिस्ट्रक्शन डेडलियर टू एनी कैटास्ट्रॉफ द वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड। एरर खोजना है, ABCD चारों दिए हुए हैं, खुद से ट्राई करिए कुछ, फिर उसके बाद दिमाग चलाइए, नहीं आता है पिछला वीडियो जाके देखिए, मैं बता देता हूं। देखो लास्ट क्लास में क्या बताया था, IOR IER, ठीक। एडजेक्टिव्स IOR से जो एंड होते हैं, ठीक, उसमें कभी भी दैन का यूज नहीं करते हैं, उसमें हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का। फॉर एग्जाम्पल PRIOR, कभी टू लगाया, दैन लगाया, क्या लगाया, टू लगाया, हमेशा प्रायर टू होता है, ठीक। प्रायर टू वॉचिंग द मैच आई वेंट एंड बॉट स्नैक्स, तो मैच देखने से पहले मैंने क्या खरीदा, स्नैक्स खरीदा, तो प्रायर टू होता है, प्रायर दैन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे IOR से होता है। अब यहां पे खोजो, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड इज येट टू फेस अ डिस्ट्रक्शन डेडलियर टू, यहां पे IER है कि IOR है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे IER है, इसके साथ क्या लगता है, हमेशा दैन लगता है। ऐसे छुपा करके सवाल बना देगा एग्जामिनर और आप फंस जाएंगे उसमें। तो इन कंसेप्ट्स को, डीपर कंसेप्ट्स को याद रखिएगा, IOR IER, डेडलियर IER, दैन लगेगा, तो टू हटाकर क्या लगा दूं, दैन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो मेरा एडजेक्टिव्स पे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब आज का हम लोग एजेंडा सेट करते हैं कि आज हमें एडजेक्टिव्स में क्या सीखना है, ठीक। अब एडजेक्टिव्स में आज का मैं पहले ये डिसाइड कर लेता हूं कि मैं आज आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा तेज बढ़ेंगे तो कुछ बच्चे होते हैं कोप नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम धीमे धीमे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो बताया था उसमें एज एंड एज के बारे में बताया था, फिर मैंने कंपैरिजन के बारे में बताया था। तो आज कंपैरिजन को ही थोड़ा सा और लेकर के कंप्लीट करेंगे, फिर मच मेनी वगैरह पे जाएंगे, ठीक। देखिए अब कंपैरिजन की बात करूं तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कंपैरिजन करते समय मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मानता हूं आपको नहीं, मुझे भी होती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है जब प्रॉब्लम फंस जाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना कंसेप्ट लाता हूं। क्या कंसेप्ट हो सकता है, किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मेरे पास कुछ ही तरीके हैं। पहला तरीका, ठीक, उसमें मैं या तो ER जोड़ दूं और EST जोड़ दूं, जो कि मैं जनरली वही करता आता हूं, ठीक। दूसरा तरीका, या तो मैं उसमें मोर जोड़ दूं या फिर मैं मोस्ट जोड़ दूं, ठीक। और तीसरा तरीका, उसमें मैं IER जोड़ दूं, IEST जोड़ दूं, ठीक। ये तीन तरीके हैं। अब बुकिश लैंग्वेज है ये, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। जब भी कोई एडजेक्टिव, कोई भी दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव उठा लो, अगर उसकी एंडिंग Y से हो रही है, ठीक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये कहां गया, वेल्दी, एक मिनट सॉरी, WEALTHY, वेल्दी,
बहुत लगता है कि मोर वेल्दी हो जाएगा और मोस्ट वेल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एडजेक्टिव डियर वाई से एंड होता है तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक IER, ठीक है। एग्जाम्पल, वेल्दी हो गया, हेल्दी हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। थर्स्टी बहुत यूनिक सा है, ऐसा लगता है कि यार थर्स्टी का तो थर्स्टियर होता है नहीं, मैंने सुना ही नहीं कभी। नहीं, थर्स्टी का थर्स्टियर होता है बेटा, थर्स्टीएस्ट भी होता है। और क्या करोगे, एग्जाम में दिया होगा द क्रो वॉज मोर थर्स्टी। नो, द क्रो वॉज नॉट मोर थर्स्टी, द क्रो वॉज थर्स्टियर, ठीक है। तो वाई वाले एडजेक्टिव्स को क्या करोगे, सिर्फ IER और IST जोड़ दोगे, बस। यही एक कंफ्यूजन का एकमात्र रीजन है और किसी में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। चौथा एक तरीका होता है जिसमें हम लोग कोई भी पैटर्न नहीं होता है, जो अजीबोगरीब तरीके से, जैसे गुड बेटर बेस्ट हो जाता है, बैड वर्स वर्स्ट हो जाता है, राइट। तो उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो आपको मगअप करना पड़ेगा। कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आपको PDF में शेयर कर देंगे बाद में, कुछ मिलता रहेगा आपको धीरे धीरे, ठीक। तो ये गुड बेटर बेस्ट, ये इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। अब बाकी बचा क्या, ये तो इसमें क्या है भैया, फार, ठीक। उसके बाद फार्दर, फार्दस्ट, EREST, ठीक है। तो ये पैटर्न और मोर मोस्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं दोनों के, ताकि आपको और क्लियर वे में समझ में आ जाए। देखिए यहां देखो EREST के, सोचो भैया, जैसे है बोल्ड, बोलते हैं ना, शी इज अ वेरी बोल्ड गर्ल। बोल्ड, BOLDER, बोल्डर, एंड देन बोल्डेस्ट, EREST। इसकी एंडिंग किससे हो रही है, D से। मैंने क्या बताया, Y के अलावा कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर उसकी एंडिंग किसी भी शब्द से हो रही है तो EREST जोड़ दो, ठीक है। अब मोर मोस्ट, IER, IST, इसका भी लिख देता हूं, जैसे ग्रे है, GREY, ग्रे, ग्रेयर, और उसके बाद ग्रेएस्ट, ठीक, ग्रेस्ट, वाई सेंड हो रहा। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, याद रखिएगा। अब मोर मोस्ट, देखिए मोर मोस्ट की खासियत क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिसमें एक शब्द होता है सिलेबल। जैसे मेरा नाम है मनीष, ठीक। मनीष बोलने के लिए मुझे अपने जॉस को, जॉ क्या होता है, ये इसको कहते हैं जॉस, ठीक। इस जॉ को मुझे जितनी बार हिलाना पड़े, किसी भी शब्द में उतने ही ज्यादा सिलेबल होता है। बहुत ही कॉमन सा वर्ड ब्यूटीफुल, आप जानते हो, उसके साथ हमेशा ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों होता है, क्योंकि मुझे ब्यूटीफुल बोलने के लिए अपने जॉस को देखो कितनी बार बुलाना पड़ रहा है, ब्यूटीफुल, राइट, 3 बार। तो जितनी बार करना पड़ा उतने उसमें क्या हो गए, सिलेबल्स हो गए, SYLLABLE, सिलेबल, ठीक। ये नहीं भी याद रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या इस एडजेक्टिव में मोर मोस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें सिलेबल कितने हैं, एक से ज्यादा सिलेबल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब बाकी आपको लिस्ट वगैरह तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेके रट्टा मार लीजिए, रट्टा भी मत मारिए, मैं भी उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के मेन जो बातें हैं उसके बारे में। देखिए अब कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पिछली क्लास में नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है। ये जनरली उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन जिस दिन पूछ देगा यही आपके और बाकी बच्चों में डिफरेंस बना देगा। आपने अगर 25 सवालों में से 23 सवाल अटेम्प्ट किए और 24वां सवाल ये था और आप नहीं किए, तो जिसने 24 किया है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक एक सवाल बहुत मायने रखता है, ये इसको भी रट्टा मारने वाला कंसेप्ट है। देखिए मैं कहूँ राम इज एज फास्ट एज श्याम, राम और श्याम को ले आते हैं, राम श्याम के जितना फास्ट है, ठीक। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, फास्ट का इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव डिग्री, एज और एज के बीच में, ठीक है। अब देखो इसका एक अपडेटेड वर्जन, मैं इसमें कह रहा हूं कि राम और श्याम एक बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता, दोनों ही बराबर ही, ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक। अब मैं कहूं यार राम या तो श्याम से बराबर है या उससे ज्यादा है, ठीक। क्या बोला मैंने,
या तो उसके बराबर है या तो उसके ज्यादा है, मैं ये भी तो कह सकता हूं। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कहूं कि राम इज एज फास्ट एज, मतलब राम उसके बराबर हो सकता है। फिर मैंने क्या बोला, या तो के लिए क्या लगा दिया और, ठीक, फिर क्या लगा दूं, फास्टर, क्या बताया था, ज्यादा होगा तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, फास्टर, बिगर, बेटर, ठीक है, और फास्टर क्या लगा दूं फिर, दैन श्याम, ठीक है। अब इसमें आपको याद क्या रखना, देखिए ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस को मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। मैं कंप्लीट कब करूंगा भैया, या तो मैं एज का ही यूज कर लूं या फिर मैं दैन का ही यूज कर लूं, दोनों में से मैं एक ही यूज करूंगा, मैं दोनों क्यों यूज करूंगा, ठीक। तो अगर मैं एज और दैन में से एक ही यूज करूंगा तो मैं इस वाले एज को हमेशा काट देता हूं। अब ये सेंटेंस राइट फॉर्मेट में हो गया, ये एक सिंटेक्स है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा हूं राम इज एज फास्ट और फास्टर दैन श्याम। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ ये वाले एज को हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि सर एज फास्ट एज भी हो गया, या फिर तेज है तो फास्टर दैन भी हो गया। नहीं, फास्टर दैन नहीं होगा, सॉरी, एज और एज में एज दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक। तो राम इज एज फास्ट और फास्टर दैन श्याम, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला एज नहीं होता है, खाली इसमें क्या होता है, दैन। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि राम या तो श्याम के बराबर है या तो उससे ज्यादा है, ठीक। तो पहला दूसरा वाला जो एज होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चार शब्द हैं जिसके अराउंड आज की क्लास रिवॉल्व करेगी। कौन कौन सा, मच, मैनी, ठीक है, और लिटिल और फ्यू। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कंफ्यूजन होती है इन चारों शब्द में, तो आज इस कंफ्यूजन को एकदम हमेशा के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। पहला शब्द उठाते हैं किसको, मच और मैनी को। देखो मच और मैनी का भी बताया भी, फिर से बता देता हूं। मच और मैनी में बहुत वाइडर डिफरेंसेस नहीं है, एक ही डिफरेंस है, मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल चीजों के लिए करते हैं और मैनी का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल के लिए करते हैं, ठीक। अब उसके नीचे भी देखो मैंने क्या लिखा है, लिटिल लिखा है और फ्यू लिखा है। तो ये दोनों, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मतलब कि मच भी और लिटिल भी किसके साथ, अनकाउंटेबल्स, ठीक है, और मैनी और फ्यू भी किसके साथ, काउंटेबल्स, ठीक है। ये चारों, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, मच और लिटिल, मैनी और फ्यू। तो मच मैनी की अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको अनकाउंटेबल चीजों के साथ काउंटेबल का शब्द इस्तेमाल कर देगा, यानी कि मैनी का इस्तेमाल कर देगा और वाइस वर्सा कर देगा। तो यहाँ पे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कराऊंगा, दिखा दूंगा कि भैया ये डिफरेंस है, क्योंकि इससे बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम फंसती है कहाँ, लिटिल और फ्यू में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं लिटिल और फ्यू का क्या कंसेप्ट है। लिटिल और फ्यू इतना ज्यादा हेक्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें तीन अलग अलग तरीके के लिटिल और फ्यू आ जाते हैं। एक तो लिटिल बेचारा अकेला होता है, फिर एक कपल में होता है, फिर उसके बाद एक कपल में भी द के साथ होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो पोर्शन बनाते हैं बोर्ड पे, यहां पे लिखते हैं लिटिल, ठीक, और यहां पे लिखते हैं क्या, फ्यू। फिर क्या करते हैं, उसके नीचे भी लिख देते हैं लिटिल, फिर इधर भी लिख दे क्या, फ्यू, और फिर क्या करूं, फिर एक बार लिटिल और उसके बाद फिर से एक बार फ्यू, ठीक है। अब क्या करूं, इसके बाद लगा दूं क्या, अ, और यहां पे क्या लगा दूं, द, ठीक, और यहां पर भी क्या लगा दूं, द, और उसके बाद अ, राइट। अब देखिए इसमें क्या करता हूं, एक एरो बना देता हूं। एरो मतलब ऐसे, ठीक, ये ऐसे समझने के लिए है। इन तीनों के बीच में देखो क्या डिफरेंस है, तीनों नहीं, पहले दो को समझते हैं, इसको यहां तक और इसको यहां तक। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मैथ्स में पढ़ा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस वही डिफरेंस है, ठीक। अगर कोई भी चीज बहुत कम है, कोई भी चीज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया ना, लिटिल मतलब काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल, और फ्यू मतलब काउंटेबल। अगर दोनों में से आपने पहले डिटरमाइन कर लिया कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अगर काउंटेबल है तो इसके साथ जाओगे, अनकाउंटेबल है तो इसके साथ जाओगे, और फिर उसके बाद क्या चेक करोगे कि सेंटेंस का सेंस क्या है। अगर उस सेंटेंस में इसकी बात कर रहा है कि भैया बहुत कम है, इतना कम कि वो काम हो ही नहीं सकता, एकदम नेगेटिव के कगार पे, तो आप किसके साथ जाओगे, या तो लिटिल के साथ या तो फ्यू के साथ, ठीक। अब एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा है कि काम हो सकता है, तो आप किसके साथ जाओगे,
अ लिटिल और अ फ्यू के साथ। ठीक, अब कुछ सिचुएशन देखो, लिख देता हूं, समझा भी दूंगा। डॉक्टर एडवाइज्ड फॉर सर्जरी। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस किया सर्जरी। बिकॉज देयर वॉज ब्लैंक चांस ऑफ सर्वाइवल। अब इस सेंटेंस को पहले दो भाग में बांट देते हैं, लिटिल वाले और फ्यू वाले में। एक ब्लैंक है, चार शब्द है, एक को भरना है। पहली चीज क्या डिटरमाइन करनी है कि यहां पे जो भरा जाएगा वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अगर काउंटेबल होगा तो इधर, अनकाउंटेबल होगा तो इधर। उसके बाद क्या डिटरमाइन करेंगे कि ये बहुत कम की बात कर रहा है कि थोड़े ज्यादा की बात कर रहा है, तब फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। पहले देखो क्या लिखा है, जिस चीज के पहले भी ये फ्यू, मेनी, मच लगेगा वो हमेशा एक नाउन होगा। जैसे आई एम अ गुड बॉय, तो गुड किसके पहले लगा है, बॉय के पहले, और बॉय क्या है, नाउन, तो वो किसी न किसी चीज की विशेषता बताएगा ना। तो चांस जो है, चांसेस का मतलब जानते हैं आप हिंदी में कि उसके बचने के क्या बोलते हैं चांसेस को, प्रतिशत में नाप सकते हैं कितना कितना उसका है बचने के चांसेस। ठीक, तो देयर वॉज ब्लैंक चांस। अब चांस को मैं क्या नाप सकता हूं, 2 चांस है, 4 चांस है, 10 चांस है, 20 चांस है, नहीं नाप सकता। तो काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, अनकाउंटेबल। अब यहां पर आकर के तो मुझे यह पता चल गया कि या तो ये या तो ये, अब इन दोनों में से एक चुनना है, तो कैसे चुनूंगा। यहां पे देखो सेंटेंस खुद आपके लिए हिंट प्रोड्यूस करता है कि भैया ये हिंट है, इसके हिसाब से अपना दिमाग लगाओ। अब कह रहा है डॉक्टर एडवाइस फॉर सर्जरी। भाई डॉक्टर ने एडवाइस सर्जरी की क्यों की, क्योंकि चांस ऑफ सर्वाइवल था, मतलब बचने के चांसेस हैं। ठीक, भाई पॉजिटिव वे में ही जा रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा, या तो दो ही चीज बोलेगा, अरे भैया सर्जरी मत कराओ, उम्मीद नहीं है, या फिर बोलेगा सर्जरी करा लीजिए, चांसेस है। तो चांसेस क्या है, या तो ज्यादा है या तो कम है, ज्यादा होंगे तभी सर्जरी करवाएगा। तो किधर के साथ जाएंगे, अ लिटिल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अ लिटिल, देयर आर लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं कर दूं नॉट टू गो फॉर सर्जरी, बस इतना ऐड कर दिया। डॉक्टर ने अभी भी एडवाइस किया, लेकिन अब कैसा एडवाइस किया, नेगेटिव वे में, सर्जरी मत कराओ। नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लिटिल, बहुत कम, इतना कि मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बहुत ही कॉमन सा एक फ्रेज है जो चलता है, यूज करते हैं हम लोग कि अधजल गगरी छलकत जाए, हिंदी में सुना होगा सबने। इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक नॉलेज इज डेंजरस। यह सीजीएल में एक बार मेंस में पूछ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत पहले पूछा था। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी। गलती क्या की थी कि लोगों को लगता है कि सेंस समझो, गगरी बनाई हुई है, ये आपकी गगरी है। ठीक, अब इसमें जल भरा हुआ, यहां तक जल भरा रहेगा तो कभी भी छलकेगी नहीं। जल यहां तक भी रहेगा तो भी नहीं छलकेगी बेटा, लेकिन जल अगर यहां तक रहेगा तभी छलकेगी। इसीलिए हिंदी में कहा गया अधजल गगरी, मतलब आधा, न पूर्ण ही है न कमी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पहली चीज तो ये जानना है कि क्या डिसाइड करना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। नॉलेज काउंटेबल है, मेरे पास 2000 नॉलेज है, लोगे नहीं कर सकते, क्या करेंगे, लिटिल। तो लिटिल अ लिटिल में डिफरेंशिएट करना है। लिटिल होता है बहुत कम, मतलब कि गगरी में अगर इतना पानी होता तो हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन गगरी में ना यहां तक है ना यहां तक, कहां तक है, यहां तक, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अ लिटिल। और बहुत सारे बच्चों ने लिटिल कर दिया था, यहीं पर गलती हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल। ठीक है, अब एक फ्यू का एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं द के पास। देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे पास, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला करो, देखो, हाँ, द शो वॉज कैंसल्ड एज ब्लैंक
अभी हट जाता हूं तो दिखेगा, देखिए लिखा है द शो वाज कैंसल्ड एज ब्लैंक पीपल हैड कम टू वॉच इट। समझो, ब्लैंक के बाद जो शब्द लिखा है बेटा वो मेरा एक्चुअल में नाउन है। जैसे इस ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, पीपल, तो इस पीपल के अकॉर्डिंग ही मैं एडजेक्टिव चुनूंगा। मेरे पास 4 है, 4 में से पहले 2 चुनना है, तो या तो फ्यू या तो लिटिल। अब लिखा है पीपल, गिन सकता हूं ना, कमरे में 100 लोग हैं, काउंटेबल है, किसके साथ जाऊंगा, फ्यू वाले के साथ। अब डिसाइड ये करना है कि फ्यू लगेगा कि अ फ्यू लगेगा। बहुत कम होगा चांसेस, या बहुत कम चीजों की बात करेंगे तो हमेशा क्या लगेगा, फ्यू। उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा पॉजिटिव वे में तो क्या लगाएंगे, अ फ्यू। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, कैंसल्ड। कैंसल का मतलब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इतने कम लोग आए थे कि शो चलाना काम मुमकिन ही नहीं था। तो बहुत कम की बात कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यू। क्या लगा दूंगा, FEW। द शो वॉज कैंसल्ड एज फ्यू पीपल हैड कम टू वॉच इट। अब इसी को थोड़ा सा बदल दूं, मैं कैंसल्ड को हटा देता हूं और मैं यहां पे लगा दूं रिज्यूम्ड। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, प्ले पॉज रिज्यूम वाला बटन होता है ना आपके वीडियो वगैरह जब आप वॉच करते हो, तो रिज्यूम मतलब शुरू हो जाना दोबारा वहीं से, ठीक। तो शो को क्या कर दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया। पहले क्यों, पहले मतलब कैंसिल करने की सिचुएशन आ गई होगी, लेकिन अब क्या कर दिया, रिज्यूम कर दिया गया। क्यों, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे देखने के लिए, तो जो शो चलने लगा तो उस केस में क्या हो गया, थोड़े ज्यादा लोग आ गए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, अ फ्यू पीपल हैड कम टू वॉच इट, ठीक है। सो फ्यू, अ फ्यू में और लिटिल अ लिटिल में मत फंसिएगा, ये इतना ही डिफरेंस है। अब चलते हैं हम लोग द लिटिल और द फ्यू की तरफ। देखो द लिटिल द फ्यू में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं द लिटिल द फ्यू में, क्योंकि उस तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक में जो एग्जाम्पल दिया होता है और बुक में जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें लिखा होता है कि ऑल दैट इज अवेलेबल, राइट। ऑल दैट इज अवेलेबल मतलब कि बिल्कुल लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए। सपोज करो मेरे पास 1 पाव चीनी थी मेरे घर में, ठीक है, और मेरे पड़ोसी के यहाँ मेहमान आ गए और उन्होंने मुझसे मांगा कि भैया मुझे चीनी दे दो, तो मैंने पूरी की पूरी उठा करके उसको दे दी, ठीक। अब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा चीनी कहाँ गई, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो चीनी थी वो पूरी की पूरी मैंने उठा करके उसको दे दी, राइट। अब आर्टिकल द का रोल आ गया। आर्टिकल द बेटा हमेशा स्पेसिफिक चीजों की बात करता है। स्पेसिफिक मतलब जो यूनिक होती है, या फिर एक सेंटेंस में मैं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पॉइंट आउट करता हूं तो वो हमेशा आर्टिकल द से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक भीड़ खड़ी है, उसमें कोई पूछ रहा है कि वो कौन है, सॉरी मतलब इनमें से तुम्हारा भाई कौन है, तो मैं बोलूंगा कि जिस लड़के ने पीली शर्ट पहनी वो मेरा भाई है। तो भाई 10-20 लोगों में से मुझे पीली शर्ट वाले को पॉइंट आउट करना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, द मैन इन येलो शर्ट इज माई ब्रदर। तो द मैन क्यों बोला, क्योंकि उन सब में से एक यूनिक, राइट। तो वैसे यहां पर भी वही कंसेप्ट लगाना है। एग्जाम्पल देखो, ठीक। आई गेव द beggar the little क्या दे दूं उसे, द लिटिल, चलो मैं दे देता हूं द लिटिल हटा देता हूं, फ्यू ऑरेंजेस कर देता हूं, ऑरेंजेस, ठीक। आई हैड। अब समझो मैंने बेगर को क्या दिया, वही ऑरेंजेस जो मेरे पास थे लेकिन पहले से ही बहुत कम थे, राइट। द फ्यू लिखा है, अब द फ्यू क्यों लगा, क्योंकि ये उन्हीं ऑरेंजेस की बात कर रहा है जो ऑरेंजेस आपके पास पहले से थे। तो जब भी मैं किसी पहले से मौजूद चीज के बारे में रेफर करूंगा वो भी बहुत कम, तो वहां पे मैं हमेशा क्या इस्तेमाल करूंगा, द फ्यू का इस्तेमाल करूंगा या फिर द लिटिल का प्रयोग करूंगा, ठीक है। अब मैं कहूँ यार गुरु ने अपने शिष्य को जो उसके पास थोड़ी बहुत बची कुची नॉलेज थी वो भी दे दी, तो बची कुची जो उसके पास थी मैं उसी नॉलेज की बात करूंगा, तो मैं उस एग्जांपल में क्या लिखूंगा, द लिटिल नॉलेज द गुरु हैड ही गेव इट टू हिज प्यूपिल, ठीक। तो द लिटिल नॉलेज क्यों, क्योंकि वही वाली नॉलेज ही जो उसके पास ऑलरेडी थी, और फ्यू लिटिल पहले से ही कम की बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लिटिल फ्यू के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस मैं अब ऑब्वियसली अब ये सीरीज जब चलेगी तो मैं ले करके आऊंगा,
लेकिन ये अभी आज का वीडियो लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। लिटिल फ्यू का कंसेप्ट याद रखिएगा, और उसके पहले मैंने क्या बताया, मच मैनी के कंसेप्ट याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है कि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस है और साथ साथ कम और ज्यादा वाला डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए अब और भी कुछ पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव्स में। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव्स में मैं अभी कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करूंगा जिनका बैंक पीओ एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए बैंक पीओ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, प्रैक्टिकलिटी से ओरिएंटेड होता है। उसमें क्या होता है, आप सेंटेंस को पढ़ सको, समझ सको, फिर उसको आंसर कर पाओ। कोर रूल्स के ऊपर नहीं होता है कि भैया अगर ये रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो उसी के ऊपर बेस्ड आएगा, नहीं। यहां पर काम आता है इन एडजेक्टिव्स का, इन कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स का, ठीक। तो 2-3 पेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेयर मतलब जोड़ा। तो पहला कौन सा होगा हमारा? आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे फार दर और फिर उसके बाद फर्दर, ठीक है। दूसरा नियरेस्ट और फिर उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। और तीसरा एल्डर और फिर उसके बाद ओल्डर, ठीक है। चलो जिसको लिखना है लिख ले, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर डिस्कशन करेंगे। फर्दर फार्दर फर्दर, सॉरी यहाँ पे FAR कर लीजिए, फार्दर फर्दर, नियरेस्ट नेक्स्ट एल्डर ओल्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आप कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। द बेसिक पॉइंट ऑफ माई क्लास इज टू मेक माई स्टूडेंट्स लर्न। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो एक्सेसिवली आपके ऊपर धकेल करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ जितना पढ़ाऊँ उतना आप अगले क्लास में रेडी रहो। एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं, CPSI भी आ रहा है, फिर RRB का मेंस में भी इंग्लिश आएगी, प्री में भले ना आए, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। डटे रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए फार्दर फर्दर क्या डिफरेंस है। फार्दर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब मुझे डिस्टेंस में किसी भी चीज को बताना हो। डिस्टेंस मतलब कोई चीज कितनी दूर है। मैं यहां खड़ा हूं, आप लोग मुझसे दूर इतने बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, माई स्टूडेंट्स आर फार्दर देन मी, ठीक। मुझसे दूर है ना आप लोग, तो फार्दर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमारे बीच में डिस्टेंस है जिसको हम लोग एक्चुअली में नंबर्स में नाप सकते हैं। वैसे ही सन और मून का, द सन इज फार्दर दैन द मून, सूरज चंद्रमा से दूर है। भैया ये हमारे पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये इतना बड़ा सा सूरज है, तो इससे इसकी डिफरेंस जो भी किलोमीटर है, इसकी डिफरेंस तो ये कम बेसी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं। तो जब डिस्टेंस को नापेंगे क्या इस्तेमाल करेंगे? फार्दर। लेकिन कंफ्यूजन प्रिवेल तब होती है जब हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। आज उस कंफ्यूजन को दूर कर देता है। फर्दर का यूज डियर तब करते हैं जब कहीं पर रुक करके वहां से आगे की बात करते हैं, ठीक। देखो हिंदी में 2 शब्द समझो, दूर और आगे। अगर हिंदी में दोनों में डिफरेंस जान गए तो यही डिफरेंस है फर्दर और फार्दर का, ठीक है। आज की क्लास में एग्जांपल ले लो। अगर मुझे एग्जांपल देना हो आज की क्लास का तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले मैंने मच मैनी फ्यू लिटिल पढ़ाया, आगे मैंने फर्दर फार्दर पढ़ाया। आगे मतलब डिस्टेंस नहीं है, इस काम को कर लेने के बाद उसके आगे, ठीक है। तो वही है डिफरेंस आगे और दूर में। अब जैसे मैं कहूं आई टॉट एडजेक्टिव्स, कॉमा दे दिया, फिर ब्लैंक लगा दिया, टेंसेस। यहां डिस्टेंस की बात हो रही है? नहीं, यहां पे सिर्फ क्या लगा देंगे? फर्दर। आई टॉट एडजेक्टिव्स, फर्दर आई टॉट टेंसेस। मतलब एडजेक्टिव्स खत्म कर लेने के बाद आगे मैंने क्या पढ़ाया? टेंसेस, ठीक है। तो फर्दर फार्दर में ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देख लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए। दिमाग लगाओ, क्या लगेगा यहां पे? बहुत ही बढ़िया सा। फर्दर होगा कि फार्दर होगा? सोचते रहिए सब लोग। खाली ये सोचो कि यहां पे एडजेक्टिव्स डिस्टेंस की बात कर रहा है या फिर आगे जाने की बात कर रहा है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, आगे जाने की बात कर रहा है। सपोज करो आप एक ट्रिप पे गए हो और आपको एक डेड एंड मिल जाए, रास्ता है जाने का लेकिन आपको डर लग रहा है, तो अपने साथी से क्या पूछोगे? यार आगे जाना सही रहेगा? आगे जाना
डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, उस पॉइंट से आगे, ठीक। तो यहाँ पे दूर का नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे। तो होगा, लिखेंगे क्या, इट इज सेफ टू गो, इज इट सेफ टू गो फर्दर, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट बता दिया। फंसाने के लिए मेरे पास सवाल बहुत होंगे, तो आप फंसिएगा मत इस पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नियरेस्ट नेक्स्ट, ठीक है। नियरेस्ट नेक्स्ट, यहां से अगर मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक, मान लो मेरे शहर में 3 रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये मेरा शहर, मैं यहां पर हूं, 3 रेलवे स्टेशन है मेरे शहर में, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, यही पूछेगा ना, कि अगला रेलवे स्टेशन कौन सा है, क्या पूछेगा, सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पूछेगा, अगला नहीं पूछेगा। अगला और नजदीकी, यही बेसिक डिफरेंस है हिंदी में ही समझने में। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या, कोई भी चीज बेटा अगर एक सीक्वेंस में होती है, किसमें होती है, सीक्वेंस में। अगर कोई भी चीज अगर सीक्वेंस में होगी तभी हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। आजकल वेब सीरीज बड़ी पॉपुलर हुई है, वेब सीरीज देखते हो, तो वेब सीरीज में एक एपिसोड के बाद नियरेस्ट एपिसोड आता है कि नेक्स्ट एपिसोड आता है, नेक्स्ट एपिसोड आता है। क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस में चलता है। तो जब भी कोई चीज सीक्वेंस में होगी तो वो हमेशा क्या लेगी, नेक्स्ट। ट्रेन से जाते हो, यहां से दिल्ली जाओगे, पहला स्टेशन इलाहाबाद आएगा, फिर इलाहाबाद के बाद कानपुर आएगा, कानपुर के बाद फिर अगले स्टेशन, तो वो सब एक सीक्वेंस में है। ट्रेन और कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं जाएगी। तो वो सीक्वेंस को जब फॉलो करेगा तो हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट होगा। लेकिन जहां पे सिर्फ डिस्टेंस में होगा वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, नियरेस्ट। एक और एग्जांपल, सपोज करो तुम बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बस सीक्वेंस में जानी है, लेकिन अगर मान लो किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो आप कंडक्टर से बोलोगे कि भैया मेडिकल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल ले चलो। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है अगले हॉस्पिटल लेके चलता हूं कि नजदीकी हॉस्पिटल लेके चलता हूं, नजदीकी लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है, ये आप हो, ये 3 हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे ना। हॉस्पिटल को कोई सीक्वेंस होता नहीं है, तो जहां पे नजदीकी होता है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, नियरेस्ट, और ये क्या लगाते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन लाऊंगा और फंसा भी लूंगा, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। और आज का लास्ट, अभी हमने बताया क्या लिखता है, एल्डर और ओल्डर। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, फंसने वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है डियर, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। एल्डर हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरा किसी से कोई तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक। अगर आपके पेरेंट्स की बात, सॉरी, ओल्डर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है। जब भी हमें इस्तेमाल करना हो अपने, जब भी मुझे किसी से कंपैरिजन करना हो उम्र का, राइट, तो 2 तरीके हैं, या तो मैं एल्डर का इस्तेमाल करूंगा या तो ओल्डर का, ठीक। देखो हम लोग बोलते हैं ना मुझसे बड़े हैं, बड़े के 2 सेंस होते हैं, या तो वो उम्र में बड़े होंगे या तो ओहदे में बड़े होंगे, ठीक है। मैं बोलूँ मेरे बड़े भैया हैं, ठीक, और फिर मैं बोलूँगा ये मुझसे बड़े हैं। इमीडिएट फैमिली में हम लोग कभी भी उम्र का कंपैरिजन नहीं करते हैं। इमीडिएट फैमिली मतलब जैसे तुम्हारे सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन चाचा मामा, ठीक। इन केसेस में हम लोग ब्लड रिलेशन में क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसकी खासियत क्या है कि इसमें हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका बड़ा भाई खड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज एल्डर टू मी, ठीक। याद क्या रखना है, एल्डर इमीडिएट फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा बताने के लिए, और उसके साथ क्या लगता है, टू। वहीं अगर मैं बात करूं ओल्डर की, तो यहां सिंपली और सिंपली बेटा एज का कंपैरिजन होता है, सिर्फ और सिर्फ एज का। आप मुझसे बड़े हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर आप मुझसे बड़े हैं, तो आप मुझसे कंपैरिजन तो कर रहे हो, लेकिन ये एल्डर वाला कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपकी फैमिली में बिलोंग नहीं करता, इमीडिएट फैमिली में हूं नहीं। आप मुझसे सिर्फ एज का कंपैरिजन करो, तो आप क्या बोलोगे, सर यू आर एल्डर देन, सर यू आर ओल्डर देन मी, ओल्डर देन मी। टू का प्रयोग नहीं करते। तो याद क्या रखना है, एल्डर के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू, और ओल्डर के साथ देन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ओल्डर में मैं किसी भी चीज की उम्र का कंपैरिजन कर सकता हूं, मेरी तुम्हारी 2 पेड़ों की, 2 बिल्डिंग्स की, ठीक। अगर मैं कहूं रेड फोर्ट इज ओल्डर देन ताजमहल,
आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं दोनों की उम्र का कंपैरिजन कर रहा हूं ना। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि रेड फोर्ट इज एल्डर टू ताजमहल, दोनों का कोई ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं, मैं वहां सिर्फ उम्र का कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट जितने मैंने बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे, यहीं से नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे एडजेक्टिव्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि कंसेप्ट्स हर चीज क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में फिर से इन्हीं जो आज यूज होता है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा एडजेक्टिव्स में। परेशान ना होइए, धैर्य न खोइए, पढ़ते रहिए लगातार। आपको पता ही क्या करना, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, बाय बाय, जय हिंद।